वेलकम टू v इज इक्वल टू आई आर क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग y पैरामीटर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है आपको, इसका y पैरामीटर निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी पैरामीटर से रिलेटेड हो, सबसे पहले उस पैरामीटर का डिफाइनिंग इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ तो भी ठीक है, नहीं दिया हुआ तो अपने तरफ से मान लेना है। इनपुट वोल्टेज V1 हो गया, इनपुट करंट I1, V2, Y2 इस तरह से एज्यूम कर लिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है, डिफाइनिंग इक्वेशन है, वो लिख दिए। और चूंकि ये Y पैरामीटर है तो Y पैरामीटर का पूरा नाम ही होता है शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। तो हम लोगों को इसमें बारी बारी से दोनों पोर्ट को शॉर्ट करना है। इस पोर्ट को जब हम शॉर्ट करेंगे तो दो क्वांटिटी देख सकते हैं आप, Y11 और Y21 निकलेगी। जब इस पोर्ट को हम लोग शॉर्ट करेंगे तो रिमेनिंग टू क्वांटिटीज निकल जाएगी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। जब हम इस पोर्ट को शॉर्ट करेंगे तो मेरा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। इस बार मेरा V2 खत्म हो जाएगा, V2 की वैल्यू 0 होगी, लेकिन I2 मौजूद रहेगा। तो हम लोग इस सर्किट का Z इक्विवेलेंट निकालेंगे। Z इक्विवेलेंट चूंकि इसमें J का टर्म है तो आप लोगों को कैलकुलेटर को अपने कॉम्प्लेक्स मोड में सेट कर देना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद जब आप देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल में है और फिर J40 के साथ जो है सीरीज में है, तो सॉल्व करने के बाद आपको कुछ 200J ओम जो है आपका Z इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा। अब देखते हैं हम Y11 का वैल्यू था I1/V1, I1 को एज इट इज रहने दिए, और V1 इज इक्वल टू, इस सर्किट से हम देख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू I1 इंटू Z इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो I1 इंटू Z इक्विवेलेंट रख दिए हम। I1 जब कट गया तो मेरा 1/Z इक्विवेलेंट, या J को नीचे में नहीं रखा जाता है, J को ऊपर में कर देंगे, क्योंकि देखिए J जो है वो एक तरह से I, मैथमेटिक्स में जो I का रोल होता है इमेजिनरी के लिए, वही इलेक्ट्रिकल में I के लिए वैल्यू होता है। इसका I² का वैल्यू -1 होता है। तो इसी तरह से हम लोग ऊपर और नीचे जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये मेरा स्टैंडर्ड तरीका हो गया। कभी भी J को न्यूमरेटर में रखा जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से Z11 जब हम लोग निकाल रहे थे पिछले वीडियोज में, तो Z11 का वैल्यू आ रहा था इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। यहाँ पर क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो या इक्विवेलेंट इम्पिडेंस हो, यहाँ पे क्या आ रहा है, Y11 इज इक्वल टू 1/Z इक्विवेलेंट या 1/R इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, Y और Z एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो ये याद रखना है कि Y11 का वैल्यू कभी भी 1/R इक्विवेलेंट या 1/Z इक्विवेलेंट होगा ऑफ दैट सर्किट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं Y21 निकालने के लिए। तो पिछले बार भी आप लोग को याद होगा कि Y21 निकालने के लिए आपको करंट डिवीजन लगाना पड़ा था। तो Y21 का लिए देखिए आपको कौन कौन सी क्वांटिटी चाहिए, आपको I2 चाहिए और V1 चाहिए। तो I2 कहाँ पर है, आपका I2 यहाँ पर है। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली है, कन्वेंशनल डायरेक्शन तो I2 का यही रहेगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन एक्चुअली में ये देखिए, ये टोटल करंट है I1 और ये करंट ही डिस्ट्रीब्यूट होके I2 बन रही है। तो कभी भी I1 इस डायरेक्शन में जाएगी, यानी एक्चुअल डायरेक्शन I2 का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं बातों को देखते हुए जब हम करंट डिवीजन लगाएंगे, देखिए यहाँ पे हम करंट डिवीजन लगा रहे हैं I2 निकालने के लिए। करंट डिवीजन क्या होता है, टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच बाय टोटल ब्रांच। लेकिन ये लगा दिए हम, लेकिन माइनस साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन हम माने हैं वो एक्चुअल डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिए हैं। इसको अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सब कुछ सॉल्व होके I2 की वैल्यू आ जाएगी -2I1। तो अब आप I2 के जगह में -2I1 लिख सकते हैं, V1 के जगह में आप पहले भी लिखे थे I1Z इक्विवेलेंट। सॉल्व कीजिएगा तो -1/J100 आ रहा है। और हम पहले भी बोल चुके हैं कि J को हम लोग कोशिश करते हैं न्यूमरेटर में रखने का, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा J/100 मोह। Y पैरामीटर का आंसर कभी भी मोह में आता है, ये आपको यूनिट जरूर से लिखनी है, ठीक है। तो इस तरह से एक पोर्ट को शॉर्ट करके दो पैरामीटर हम लोगों ने निकाल लिया। अब आप वीडियो को पॉज करके रिमेनिंग 2 पैरामीटर्स खुद से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। एनीवे, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अब क्या हो जाएगा, जो आपका एक्चुअल सर्किट था, ये आपका एक्चुअल सर्किट था। अब आपको क्या करना है, पोर्ट AB को शॉर्ट करना है। तो आपका सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा, पोर्ट शॉर्ट हो गया है। अब V1 का वैल्यू 0 हो चुका है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, V2 मेरे इस तरफ है, I2 इस तरफ है। तो हम जानते हैं ये दो क्वांटिटीज निकालनी है, I1 V2।
y22 निकालना ज्यादा इजी होगा। y22 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप गेस कर सकते हैं। y22 का वैल्यू हो जाएगा 1/z इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग z इक्विवेलेंट निकालें। z इक्विवेलेंट निकालने के लिए J40 ओम एंड माइनस J160 ओम, ये दोनों पैरेलल में है, प्लस J80 के साथ सीरीज में है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो है इतना आंसर आ जाएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो इस तरह से z इक्विवेलेंट का जो वैल्यू निकला है आप लोगों का वो J133.33 ओम निकला है ना। नोट्स में शायद मैंने गलती से मोह लिखा दिया, वो एक प्रिंटिंग मिस्टेक समझिएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं y22 का वैल्यू होता है I2/V2, I2 कट जाएगा, 1/z इक्विवेलेंट पहले भी बोल चुके हैं। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा y22 इज इक्वल टू माइनस J133.33 मोह, ठीक है। तो y22 का वैल्यू आ गया। अब आपको I1 निकालने के लिए क्या करना होगा, सॉरी हाँ, ये वाला I1 निकालने के लिए, इस सर्किट में जो I1 निकालने के लिए क्या करना होगा, फिर से करंट डिवीजन लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे करंट डिवीजन कैसे लगाया गया है। करंट डिवीजन लगाने के लिए क्या होगा, फिर से देखिए एक्चुअली में I2 से ही I1 बन रहा है, I2 डिस्ट्रीब्यूट होके I1 बन रहा है, इसलिए I1 का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए, यहां से यहां। लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग I1 इस तरफ लिए, यानी अपोजिट है, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर एक माइनस लेना पड़ेगा। क्या हो जाएगा वैल्यू, आप देख सकते हैं I2 इंटू अपोजिट में है माइनस J160 बाई टोटल में हो जाएगा J40 माइनस J160। ऐड ही करेंगे लेकिन माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन दे दिए। इसको सॉल्व करिएगा तो I1 का वैल्यू इतना निकल जाएगा। अब हम जानते हैं कि y12 का वैल्यू होता है I1/V2। इसको हम लोग I1 को भी एक्सप्रेस कर देंगे I2 के फॉर्म में, V2 को भी एक्सप्रेस कर देंगे I2 इंटू Z इक्विवेलेंट के फॉर्म में। I2 कट जाएगा और आपका आंसर जो आएगा वो चेंज करने के बाद, यानी J को ऊपर ले जाने के बाद J/100 मोह आ जाएगा। तो अब जो भी चारों आंसर आया है मेरा, उसको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल शुरू करते हैं हम लोग। ये वही सेम न्यूमेरिकल है जो शायद हम लोगों ने Z पैरामीटर में भी किया था, और इसको सेलेक्ट करने का मेरा इंटेंशन ये है कि आगे जाने के बाद आपका एक टॉपिक आएगा इस यूनिट में, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स। तो उसमें क्या है, y पैरामीटर, z पैरामीटर, ABCD पैरामीटर, h पैरामीटर, सब आपस में फॉर्मूलाज से रिलेटेड रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम पहले से निकाल के रख लेंगे। उसी सर्किट का z पैरामीटर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, y पैरामीटर अभी निकालेंगे। तो जब हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो उससे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई रिलेशनशिप से भी वही चीज आ रहा है, ठीक है। तो हर बार की तरह सबसे पहले कन्वेंशनल डायरेक्शन जो भी है वो सब हम लोग मान लेंगे, V1, I1, I2, V2, पोर्ट का नाम दे देंगे, जो है मेरा डिफाइनिंग इक्वेशन है वो लिख देंगे। पहले इस पोर्ट को शॉर्ट करना है। इस पोर्ट को शॉर्ट करने से आपको दो क्वांटिटी मिलेगी। इस पोर्ट को शॉर्ट करने से आपको दो क्वांटिटी मिलेगी, उसका नाम रहेगा Y11 और Y21, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट करने पर होगा क्या, देखिए यहां पर आप इस तरह से शॉर्ट करेंगे तो जो भी करंट यहां से आएगी उसको एक ब्रांच मिलेगा 5 ओम वाला, और एक ब्रांच मिलेगा जिसका जो शॉर्ट होगा। तो कभी भी दो ब्रांच में अगर एक शॉर्ट होता है तो करंट रेसिस्टेंस वाला ब्रांच में नहीं जाता, मतलब शॉर्ट हो जाने के बाद 5 ओम ब्रांच का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपका सर्किट जो है इस तरह से बन जाएगा, 1 ओम रहेगा, 2 ओम रहेगा, 3 ओम रहेगा, और उसके बाद शॉर्ट सर्किट ब्रांच आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले y11 निकालने के लिए Z इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। Z इक्विवेलेंट में क्या क्या हो जाएगा, 3 और 2 पैरेलल में है, 1 के साथ सीरीज में है, तो 2.2 ओम हो गया। अगर आपको याद होगा तो y11 का वैल्यू होता है 1/Z इक्विवेलेंट। तो 1/Z इक्विवेलेंट आप खुद देख भी सकते हो, कट जाता है ना, कट जाने के बाद 1/Z इक्विवेलेंट ही बचता है। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है y11 का वो आ रहा है 0.45 मोह, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, करंट डिवीजन लगाएंगे। तो देखिए करंट डिवीजन है ना, नेगेटिव साइन डेफिनेटली रहेगा, पिछले न्यूमेरिकल में भी हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद अपोजिट ब्रांच 2 है और टोटल में 1+2 है। टोटल में सॉरी इधर से जा रहा है ना, करंट इधर से जा रहा है, तो अपोजिट में 2 है और टोटल में 2+3 है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। I2 इज इक्वल टू 2/5 I1 विथ ए माइनस साइन। तो सॉल्व किए हम y21 निकालने के लिए, I2 को भी I1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिए जो अभी लिखे थे हम लोग थोड़ी देर पहले, और V1 को भी Z इक्विवेलेंट इंटू I1 लिखे। I1 कट गया, सिंप्लीफाई होने के बाद y21 का वैल्यू आ गया 0.18 मोह।
तो एक पोर्ट 22 डैश को शॉर्ट करने के बाद हम लोगों ने दो पैरामीटर कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको वाकई में ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके 1 डैश को शॉर्ट करके रिमेनिंग 2 पैरामीटर निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों के लिए निकाल दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों को खुद से निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जब ये पॉइंट को जब हम शॉर्ट करेंगे, ये पोर्ट को जब हम शॉर्ट करेंगे तो मेरा सर्किट जो है वो इस तरह का बन जाएगा। आप देख सकते हैं आपका सर्किट जो है इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमको सबसे पहले दो क्वांटिटी मिलेगी, इस बार Y12 मिलेगी और Y22 मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले हम Z इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। Z इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 पैरेलल में है, फिर उसके बाद 3 के साथ सीरीज में है और उसके बाद 5 के साथ पैरेलल में। तो देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। इसको जब हम सॉल्व किए तो Z इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 2.12, ठीक है ना। सॉल्व करके आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, सिंपल सा रेसिस्टेंस है, हो जाएगा। अच्छा, ये बात बिल्कुल पक्की है कि Y22 का वैल्यू जो है वो 1/Z इक्विवेलेंट आ जाता है। तो 1/Z इक्विवेलेंट तो हम लोग निकाल के रखे हैं इस केस में, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.47 मोह। ये हो गया, इसमें कोई वैसा खास बात नहीं था। लेकिन अब आपको निकालना है Y12 निकालने के लिए आपको I1 का वैल्यू निकालना है, I1 का, ठीक है ना। तो देखिए I1 यहां है, I1 यहां है और I2 जो मेन करंट है, टोटल करंट है, वो यहां है। तो हम लोग करंट डिवीजन डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि करंट डिवीजन सिर्फ और सिर्फ दो पैरेलल ब्रांच के लिए होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस सर्किट को दो ब्रांच वाले सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ, ये दोनों का हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। जब ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे तो सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये एक ऑप्शन रहेगा I2 के लिए और ये एक ऑप्शन रहेगा I2 के लिए। तो जब दो पैरेलल ब्रांच हो जाएगा तो आप जो है करंट डिवीजन लगा सकते हैं। तो अब मान लेते हैं कि इस करंट का नाम Ix है, तो Ix हम निकाल रहे हैं। तो Ix की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल करंट I2 इंटू अपोजिट। देखिए ये वाली करंट तो इस ब्रांच में फ्लो कर रही है, तो इसके लिए अपोजिट कौन है, 5 है। तो 5 को यहां रखेंगे, बाई टोटल में सब 2/3 + 3 + 5 सब हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा आप तो Ix का वैल्यू आ जाएगा 0.58 I2। अब जरा गौर से देखिए, ये Ix करंट जो है एक्चुअली में तो यही फ्लो कर रही थी ना। ये तो हम लोग आगे के सर्किट को, ये वाला दो ब्रांच को सिंप्लीफाई करके एक ब्रांच में कन्वर्ट कर दिए थे। तो ये Ix एक्चुअली में यहां पर फ्लो हो रही है, ये 3 ओम में जो करंट है, 3 ओम की जो करंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 ओम वाली करंट की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, यानी Ix का वैल्यू 0.58 I2 जो है वो यहां आ गया। यानी अब हम करंट डिवीजन लगा करके I1 कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 के लिए टोटल करंट जो होगा वो हो जाएगा 0.58 I2। समझ में आ रही बात। करंट डिवीजन कभी भी दो ही पैरेलल ब्रांच के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग I2 इस पूरे सर्किट को कन्वर्ट कर लिए दो वाले के लिए, उसके बाद हम Ix का वैल्यू निकालें। Ix का वैल्यू यहां हम पुट कर दिए। अब ये टोटल करंट है, अब हम करंट डिवीजन लगा सकते हैं। तो Ix का वैल्यू देखिए, I1 का डायरेक्शन गलत दिया हुआ है, I1 का डायरेक्शन गलत देने होने की वजह से माइनस लेना पड़ेगा। टोटल करंट इस बार Ix था जिसका वैल्यू 0.5 I2 था। अब करंट तो यहां जा रही है तो अपोजिट उसके लिए 2 हो जाएगा, तो 2 और डिवाइडेड बाई टोटल 2 + 1, ठीक है। तो इस तरह से करंट डिवीजन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए 2-3 मरतबा, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद I1 का वैल्यू आ गया -0.39 I2, ठीक है। अब हम जानते हैं कि Y12 का वैल्यू होता है I1/V2। I1 को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, मतलब एक्सप्रेस कर देंगे I2 के फॉर्म में, जो अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए थे। और V2 का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं I2 × Z इक्विवेलेंट, तो वो भी लिख देंगे हम लोग। अब उसके बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा -0.18 मोह। तो इस तरह से ये जो चारों पैरामीटर था हम लोगों ने निकाल लिया। Y11 का वैल्यू आया 0.45, Y12 और 21 का वैल्यू आया 0.18 और Y22 का वैल्यू आया 0.47, और इसको हम लोगों ने फाइनली मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो विद दिस तीसरा और आखिरी न्यूमेरिकल हम लोगों ने कंप्लीट किया। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन दे रहे हैं हम, इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो जब देख लेंगे आप लोग तो उसके कुछ घंटे के बाद उस क्वेश्चन का हम आंसर दे देंगे, ताकि आप लोगों को ये सेटिस्फाइड हो जाए कि आप लोगों ने सही बनाया है या नहीं। तो असाइनमेंट का 3 क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको।
एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है, यही वाला जो सेम सर्किट जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, इसको बनाना है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने क्या नाम है पाई नेटवर्क के लिए जेड पैरामीटर के केस में बनाया था, तो आप लोग थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद ये एक सिंपल सा नेटवर्क है पाई नेटवर्क, पहले भी हम बता चुके हैं कि पाई नेटवर्क के लिए वाई पैरामीटर कैलकुलेट करना बहुत इजी है, प्रोवाइडेड यहां पर एडमिटेंस दिया हुआ होना चाहिए। देख लीजिएगा क्वेश्चन में यहां पर अभी एडमिटेंस नहीं दिया हुआ, ये रेसिस्टेंस है, तो आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एडमिटेंस में, उसके बाद आपको इसका आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो अपलोड होने के बाद, वीडियो पोस्ट करने के कुछ घंटों के बाद हम इसका आंसर भी जो है शेयर कर देंगे आप लोगों से। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग ABCD पैरामीटर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।